हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हमारा लेक्चर 6 स्टार्ट होने वाला है, जो कि आखिरी टॉपिक है हमारे इस पूरे सिलेबस का, मतलब आईओएस का। आई नो आप लोग परेशान मत होना, आपको लगेगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो टेढ़े मेढ़े करके टीचर दे देती है, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं अपने इसके जस्ट बाद वाले सीरीज के अंदर आईओएस से रिलेटेड। तो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे और वो वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उससे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, हमें वहां भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्या है, तो क्या इंटरप्रेट करने वाले हैं हम? इंटरप्रेट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर, ठीक। सो अब क्या होता है, कोर्ट का एम यार ये होता है कि जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं वो हम सारे इंसानों को अच्छे से मिले, और जो वो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो फॉलो होना चाहिए। कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के साथ, और हमारी डेमोक्रेसी से तो बिल्कुल, हमारी डेमोक्रेसी के साथ कोई पंगा नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छे से फुलफिल होनी चाहिए कि हाँ हमको सब कुछ करने का अधिकार है, बोलने कहने का, ठीक। सो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इज गाइडेड बाय स्पेसिफिक प्रिंसिपल, ठीक, टू अपहोल्ड इट्स सुप्रीमेसी, कि भाई हमें वो चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो करना है, सुप्रीमेसी रखनी है उस चीज़ को, फ्लेक्सिबल रहना है हमें, फंडामेंटल वैल्यूज हमारी कंप्लीटली फॉलो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए लोगों को, ठीक। कोर्ट का एम होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रोटेक्ट हो सके, फंडामेंटल राइट्स लोगों के प्रोटेक्ट हो सके, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोटेक्ट हो सके। इजी। अब दो चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और एक हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो बहुत इजी है, ठीक लग रहा होगा मुश्किल सा, बट है नहीं। हारमोनियस वर्ड से क्या समझ में आता है कि भैया हारमोनी जो है वो रखनी है हमें। हारमोनी मतलब शांति, शांति का माहौल रखना है, ठीक। सो डेफिनेशन है, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस, जब दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, बोथ शुड बी इंटरप्रेटेड, आराम से दोनों को प्यार मोहब्बत के साथ दोनों को हारमनी बनाते हुए उन दोनों को इंटरप्रेट करो, ठीक है, ताकि दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और आराम से हम समझ सके कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। इसे बोलते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक। इसमें एक लैटिन मैक्सिम है, जर्नेलिया स्पेशलिबियस नॉन डेरोगेंट, मतलब जर्नल प्रोविजंस डू नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक, कि मतलब एक स्पेसिफिक प्रोविजन को कोई भी जर्नल प्रोविजन जो होता है, मतलब एक कॉमन प्रोविजन जो होता है वो ओवरराइड ना करे, क्योंकि अगर स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है तो कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, कुछ वजह रही होगी। अब अगर जनरल प्रोविजन जो एक नॉर्मल प्रोविजन है वो स्पेसिफिक प्रोविजन को कुछ ओवरराइड कर देगा, कुछ गड़बड़ ले आएगा उसके अंदर, तो स्पेसिफिक प्रोविजन को बनाने का फायदा क्या था, राइट। बनाते ही नहीं, जनरल प्रोविजन से काम चला लेते। बट वजह यही थी लाने की, क्योंकि स्पेसिफाइडली उस चीज की नीड थी, इसलिए उसे लेके आए, ठीक। अब प्रिंसिपल क्या है, कोर्ट शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड मेक एवरी प्रोविजन इफेक्टेड। उन्हें ट्राई तो ये करना है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए और सब कुछ अच्छे से इफेक्टिवली काम करें। बट ठीक है, वेन एवर इट देयर इज अ नीड हम स्पेसिफिक प्रोविजन को ही चूज करेंगे। द गोल इज टू इंश्योर को एग्जिस्टेंस एंड को हेरेसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। गोल यही रहता है कि सब चीज़ें एक साथ चले, को एग्जिस्टेंस में चले, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, आराम से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, ठीक, इजी। दो केसेस हैं इसके अंदर, जो क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस। ये कहता है हार्मोनाइज की आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को हमें हार्मनी दोनों को मेंटेन करके चलनी है इन दोनों में भी। इसके अलावा री केरला एजुकेशन बिल ये कहता है कोर्ट हार्मोनाइज्ड। कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 29(2) और 31 को, इन सब को हमको हार्मनी मेंटेन करके चलनी है। इतना ही लिख देना, मोर देन इनफ है इनको एक्सप्लेन करने का। अगर आपको लगे बड़े नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा आर्टिकल 14 के बारे में बता देना कि ये है, आर्टिकल 16 के बारे में बता देना ये है, और बता देना कोर्ट ने कहा कि इनके अंदर हार्मनी मेंटेन करनी है। सेम गोज विद ये आर्टिकल 29(2) और 31। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाले जो है ना ये मोस्टली 5 नंबर में देखने को मिलता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे इतना एक्सप्लेन करने की, करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बट नाम अच्छे से लिख के आना केस का, सो आराम से एक पेज तो भर ही जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल, इफ अ जर्नल आर्टिकल गिव्स फ्रीडम एंड अ स्पेसिफिक आर्टिकल इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन, द टू आर रीड टुगेदर नॉट इन आइसोलेशन। अब देखो, अगर एक कोई जर्नल आर्टिकल है जो कि फ्रीडम दे रहा है और एक स्पेसिफिक है जो कि रिस्ट्रिक्शन लगा, तो अब हमें इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, ये नहीं कि अलग अलग पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ रिस्ट्रिक्शन कहाँ फ्रीडम, और दोनों को कहीं एक मत पे लेके आएंगे और हार्मनी क्रिएट करते हुए बोलेंगे अच्छा इन दोनों का तोड़ हमने ये निकाला है और इसे ऐसे रीड कर लेते हैं, ठीक। ये मीनिंग है इस बात का, तो ये एग्जाम्पल जरूर लिख देना, दोनों केसेस जरूर लिख देना, चाहे एक्सप्लेन करना मत करना कुछ ओवर, क्योंकि सबको समझदार है, सबको पता है 14 16 क्या है, जरूरत नहीं है। बाकी पेज भरने हैं तो बिल्कुल कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं।
इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी चीजें? सेवरेबिलिटी, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। बहुत इजी, आप लोगों ने वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा होगा, इंटेलिजेंट पीपल, आई नो दैट, बट इट्स ओके, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और बाकी जितना आपने वहाँ पढ़ा है वो आपके बहुत हेल्प होने वाला है यहाँ पे। सो फंडामेंटल राइट्स जो हमें पता है कहाँ है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो ये सब जो चीजें होती है ना यार, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बड़ी हेल्प करती है पेज भरने में, ठीक। सो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर लिख देना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके पूरा, आर बेसिक ह्यूमन फ्रीडम एंड आर इंटरप्रेटेड विद द एम ऑफ एक्सपैंडिंग पर्सनल लिबर्टी, जस्टिस एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिंग देम। अब देखो मेन पर्पज ये होता है फंडामेंटल राइट्स का कि भाई लोगों को फ्रीडम मिले, उनको लिबर्टी मिले, उनको जस्टिस मिले, और कहीं कहीं से कहीं तक भी उन लोगों को कुछ भी चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। सो यही मेन पर्पज रहता है, ठीक। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। ओके, सो if a law violates a fundamental right, only the offending part is struck down, ठीक। द रेस्ट ऑफ द लॉ कैन सर्वाइव। अब देखो, अब मैं इसे बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। ये तुम्हारी छन्नी है, ठीक है, ये छन्नी, छन्नी समझते हो ना यार, जिससे चाय छानते हैं। अब जो भी चाय पत्ती होती है वो इसके अंदर, छन्नी के अंदर रह जाती है, और जितनी भी चाय काम की चीज है वो तुम्हारे कप के अंदर आ जाती है, ठीक, इजी। तो जितनी भी चाय पत्ती है वो रह गई तुम्हारी छन्नी के अंदर, और जितनी भी चाय है वो तुम्हारे कप के अंदर आ गई। सो सेम, इफ द लॉ वॉयलेट्स, अगर लॉ कभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके वॉयलेट होते हैं, ओनली ऑफेंडिंग पार्ट इज स्ट्रक डाउन। सो जो ये चाय पत्ती है ना, जो ये बकवास पार्ट है जो हमारे किसी काम का नहीं है चाय पीते हुए, उसे हम स्ट्रक डाउन कर देंगे, हम कहेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और बाकी जो बच गया, जो ये चाय बच गई, इसकी जो वैल्यू है इसे हम रखेंगे और इसको ही हम पियेंगे, ठीक। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बुरी है, आई नो दैट, सो इसको ज़्यादा मत देखो, ठीक। ओके, अब पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस होता है टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन ऑफ लॉ एंड डिक्लेयर द ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इनवैलिड। मतलब कि जो काम का है उसको तो भैया आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन को समझो ना, उसको तो बचाओ, और जो ये बकवास पार्टी तुम्हारी चाय पत्ती है जो किसी कर्म की नहीं है उसको फेंको, कोई काम का नहीं है, तो उसको अभी क्या करते हैं हम, हटा देते हैं, इनवैलिड कह देते हैं, इजी। इसमें केस है RMD, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पर क्या है, इसमें है द कोर्ट सर्व द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट एंड अपहेल्ड द वैलिड वंस। उन्होंने कहा कि जो बकवास पार्ट है उसे हटाओ और जो वैलिड है उसको अपहेल्ड करते से रखते हैं, इजी। आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि अगर पूछा जाएगा ना तो तुमसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर, मुझे नहीं लगता कि रूल ऑफ सेवरेबिलिटी तुमसे अलग से पूछेंगे, ये तुमसे पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछेंगे। सो ये अलग अलग नहीं मैंने देखा यूजुअली, बट 5 नंबर में पूछ भी सकते हैं, आई डोंट नो, देखते हैं, डिपेंड ऑन योर किस्मत। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है? सो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, अ लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो बट रिमेन एक्लिप्स्ड, मतलब इनएक्टिव। अब देखो यहाँ पे खेल ना थोड़ा सा अलग है, इट बिकम्स, चलो पहले समझ ही लेते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर सीन, कि ये देखो तुम्हारा चांद है। अब ये कह रहा है, ये चांद तो बहुत ही थोड़ा सा खराब बन गया है, थोड़ा सा अच्छा सा चांद बना देते हैं, ये तुम्हारा चंदा मामा है, अभी अच्छा नहीं है बट इट्स ओके। सो अ लॉ वॉयलेट्स, अब इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक। अ लॉ दैट वॉयलेट्स फंडामेंटल राइट, अब जो भी लॉ में आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट जहां भी वॉयलेट हो रहे हैं, इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, वो शुरू से कोई वॉइड नहीं होते हैं, बट रिमेन एक्लिप्स्ड, वो आप उसे एक्लिप्स मतलब उसके ऊपर एक छाया सी लगा देते हो, उन उस पोर्शन पे एक छाया लगा देते हो, और उनको कह देते हो कि भाई वो इनएक्टिव है, ठीक। और ये दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएंगे जब लगेगा, जब ये जो भी ऑब्स्टेकल ना ये हट जाएगा ना, हम इसको दोबारा से ऑपरेटिव और उसे नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे। नहीं समझे? दोबारा समझते हैं। एक चांद है, इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो बकवास है, तो हमने क्या किया, चांद छोड़ो गोला रख लेते हैं, हाँ, थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है। सो एक गोला है, सपोज उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा इसको थोड़ा सा इनएक्टिव कर देते हैं, इसके ऊपर एक छाया सी लगा देते हैं कि ये पोर्शन थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव है, ठीक। ये दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएगा इफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टेकल्स जो है, जब जब ये पंगेबाजी वाली जो चीज़ है ना वो हट जाएगी, जब वो चीज़ जो बची, ये खराब चीज़ थी, हट जाएगी, तो ये दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हो जाएंगे, इनऑपरेटिव, मतलब इसको हम यूज नहीं लेंगे, यूज में नहीं लेंगे, समझ गए? ठीक। अब अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब जो 1950 से पहले बने थे उन लॉज पे यही अप्लाई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार पहले की चीजें अलग थी, वो सब सोच के बनाया गया था, लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं, तो हमने उनको इनएक्टिव कर दिया है। बट अगर कभी लगेगा लाइफ में कि हाँ यार शायद वो काम का ही था, तो यूज कर लेते हैं उन चीजों को,
ठीक, तो कर लेंगे यूज, ये वाली बात है। केस लॉ पढ़ लेते हैं। बिकाजी नरेन का था केस, ये बिकाजी नरेन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। यहाँ पे ये था कि द मोटर ट्रांसपोर्ट लॉ बिकम वॉइड ड्यू टू आर्टिकल 191G बट रिवाइज्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब अब क्या हुआ, ये जो मोटर ट्रांसपोर्ट लॉ था इसको वॉइड कर दिया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको लगा कि शायद यार ठीक ही है ये लॉ, इतना कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें और पंगेबाजी हट चुकी है, तो अब क्या करते हैं, इसको दोबारा से ले आते हैं। तो दोबारा से ले आए वो लोग। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, इनएक्टिव होती है चीजें, हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं हट जाती, सिर्फ इनएक्टिव होती हैं। उसे एक्टिव बाद में किया जा सकता है जब जरूरत लगे। ठीक, ये हो गया एक्लिप्स। अब आता है वेवर। वेवर क्या होता है? अब अ पर्सन कैन नॉट वेव देयर फंडामेंटल राइट, तो हम सब जानते हैं, वी ऑल आर इंटेलिजेंट, कि फंडामेंटल राइट कभी भी वेव नहीं हो सकते। द स्टेट कैन नॉट एनफोर्स एनी वेवर ऑफ दीज राइट्स इवन विद द इंडिविजुअल कंसेंट। मतलब यहाँ पर मेन पर्पज ये होता है कि आपका फंडामेंटल राइट कभी भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक, कभी भी नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई मिसयूज ना हो, कोई कोई आप पे कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो स्टेट है कैन नॉट एनफोर्स एनी वेवर, और स्टेट उनके ऊपर कभी भी वेवर नहीं लगा सकती, ये नहीं बोल सकती कि नहीं हम नहीं तुम्हें दे रहे हैं ये अधिकार, तो वो देती ही है। ठीक, कि कभी भी आपके फंडामेंटल वेव नहीं होंगे, ये सोच के चला जाता है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन कैन नॉट वेव देयर फंडामेंटल राइट, ना तो कोई इंसान कर सकता है, ना ही कोई स्टेट कर सकती है। ठीक, इवन विद द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के कंसेंट से भी ये चीज़ नहीं हो सकती। अब आप लोगों के मन में वो इमरजेंसी आ रही होगी, तो वो जो हो गया, बट ये आपकी बात हो रही है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। वेव नहीं करना है। ये लेके आने की वजह क्या है? ताकि भाई आपके आपके साथ कभी भी कुछ खराब ना हो, कॉर्जन ना हो, मिसयूज ना हो, डिप्रिवेशन ना हो आपके राइट्स का। ठीक, डिस्गाइज में भी कुछ गड़बड़, किसी ऐसी स्थिति में भी आपके राइट्स नहीं मरने चाहिए जब आपको ज़रूरत है, वो राइट्स आपके आपके पास होने चाहिए, और ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सको। ठीक, अब ये है केस एक भाषेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी का। यहाँ पे कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को आप कभी वेव नहीं कर सकते, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, और वो अगर आपके वॉयलेट किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट गड़बड़ में है। ठीक, आप नहीं, और कभी किसी के इंडिविजुअल के कहे पे तो ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। 1959 का केस है ये। अब इसे समराइज कर लेते हैं फटाफट। एक होता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, एक होता है, हमने एक पढ़ा ये प्रिंसिपल, एक हमने पढ़ा ये और ये। चलो, हारमोनियस में क्या था कि भाई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दो प्रोविजन के बीच में कभी भी, नेवर। हमें हमें उसको हमेशा से रिजॉल्व करके चलना है उन दो प्रोविजन के बीच में। लेकिन अगर जर्नल स्पेसिफिक प्रोविजन है तो हम स्पेसिफिक प्रोविजन को ज़्यादा भाव देंगे, क्योंकि भाई स्पेसिफिक की एक वैल्यू होती है, राइट। और अगर दो प्रोविजन में अगर लग भी रहा है गड़बड़, तो हम ट्राई करेंगे कि दोनों को एक साथ लेके चले, है ना, उसकी खामी भी और उसकी अच्छाई भी। अच्छा, अगला है ये आपका जो लैटिन मैक्सिम था, स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल ओवर जर्नल। वही ऊपर जो हमने बात करी इसी के अंदर था, हमने उसको भी कवर कर लिया कि स्पेसिफिक लॉ को ही हम प्रिवेल कराएंगे जर्नल के ऊपर। पढ़ा था हमने ये। इसके बाद सेवरेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि भाई उतने पोर्शन को हटा दो, स्ट्राइक डाउन कर दो जो काम का नहीं है। एग्जाम्पल, चाय छन्नी, चाय पत्ती को हटा दो और चाय को रख लो। एक्लिप्स में पढ़ा गोला, गोले में जो पोर्शन आपको लग रहा है बकवास है उसे इनएक्टिव कर दो, जब लगेगा वो ठीक हो गया है तो उसको एक्टिव कर देना, जहां जरूरत लगेगी एक्टिव कर देना। वेवर में हमने पढ़ा कि कभी भी फंडामेंटल राइट किसी के भी वॉयलेट नहीं होने चाहिए, वो आप कभी वेव नहीं कर सकते, ना ही स्टेट, ना ही कोई इंडिविजुअल, और ना ही कोई पर्सन। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप कहीं ना कहीं तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। आपका आईयूएस का आई थिंक सिलेबस जो है मेरी नज़र में कंप्लीट हो चुका है, बट अगर कुछ भी अभी भी रह चुका है और आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मुझसे छूट गया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जल्दी से जल्दी उसका वीडियो लेके आएंगे आपके एग्जाम से पहले, और उनको भी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। बट स्टे ट्यून्ड, हम इसी टॉपिक के ऊपर अब जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीचर घुमा फिरा के देती है वो भी कवर करेंगे, लाइक जितने भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम कर सकते हैं, और अगली सीरीज में आपको वो देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर टुडे।